ऑल राइट। जल्दी से मैं आपको रिव्यू दे देता हूँ। चैप्टर 6 मैनेजमेंट। ये हमने एक्चुअली कल शुरू किया था। मैं फिर भी जल्दी से इसका ओवरव्यू आपको दे देता हूँ कि हमने मैनेजर की डेफिनेशन पढ़ी थी, और हमने इसमें देखा था कि मैनेजर जो है वो ऑब्जेक्टिव सेट करता है, और दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ मैनेजर। क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव सेट ही नहीं होगा तो फिर बिजनेस की सक्सेस को मेजर कैसे करेंगे, बिजनेस को डायरेक्शन कैसे मिलेगी, वर्कर्स को क्या कम्युनिकेट करेंगे कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम, कि उन्हें क्या करना है। तो ऑब्जेक्टिव जो है ना वो तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, मैं सेटिंग ऑब्जेक्टिव फॉर अ मैनेजर। फिर रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना, ये भी मैंने बताया था कि रिसोर्स कौन सा रिसोर्स किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करना है। एंड ऑफ कोर्स जो अच्छे मैनेजर होते हैं, एक्सपीरियंस्ड और एक्सपर्ट, वो ये देखते हैं कि कौन सा रिसोर्स किस पर्पस के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है, उसको वहाँ लगाया जाता है। चाहे वो मैन पावर हो, चाहे वो मशीनरी या इक्विपमेंट हो, चाहे वो लैंड हो, तो वो फिर मैनेजर डिसाइड करता है, और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। फिर वो मोटिवेट भी करता है एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि एम्प्लॉयज़ से सिर्फ काम नहीं करवाना होता, आपको एम्प्लॉयज को उनके पोटेंशियल पर रखना होता है, सो दैट यू कैन गेट मैक्सिमम फ्रॉम द एम्प्लॉयज, और आपकी आउटपुट में इजाफा हो सके। या अगर आप क्लाइंट्स को डील करते हैं, कस्टमर्स को डील करते हैं, तो बेस्ट वे में कस्टमर्स को एंटरटेन किया जा सके, और वो तभी मुमकिन है जब एम्प्लॉयज मोटिवेट होते हैं। अच्छा, तो इंस्ट्रक्ट करना, ऑफ कोर्स डायरेक्शन देना उसी का काम है मैनेजर का, कि भाई क्लियर इंस्ट्रक्शन जाएंगी एम्प्लॉयज को तो वो उसको फॉलो करेंगे ना। अगर इंस्ट्रक्शन ही नहीं है तो फॉलो कैसे करेंगे। फिर गाइड भी करना है कि अगर स्टाफ कहीं कोई इशू आ रहा है, तो मैनेजर जो है ना, दे मस्ट रिस्पॉन्ड क्विकली, कि उनका जो इशू है वो जल्दी से रिजॉल्व हो जाए, और वो दोबारा से फुली फंक्शनल हो जाए। चाहे वो स्टाफ मेंबर्स ही क्यों ना हो, कि कहीं वो स्टक हो गए हैं, तो मैनेजर को जल्दी से आके उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना है, देना है, ताकि एम्प्लॉय जो है ना वो अपने पोटेंशियल पे काम करते रहें। और इवेंचुअली फिर बिजनेस की परफॉर्मेंस को वैल्यूएट करना होता है, वो मैंने पहले बताया था कि भाई अवैल्यूएट बिजनेस की परफॉर्मेंस को किया जाता है बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव सेट। तो जो ऑब्जेक्टिव पहले स्टार्ट सेट किए थे, उसके मुताबिक देखते हैं कि क्या मैनेजर ने वो ऑब्जेक्टिव, सॉरी बिजनेस ने वो ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिए। अगर कर लिए तो बिजनेस बहुत सक्सेसफुल, और फिर आप आगे नए ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। और अगर नहीं अचीव हुआ, तो ऑफ कोर्स आप फिर रूट कॉज ढूंढते हैं क्या इशू से, और उन रूट कॉजेज को फिर आप रिमूव करते हैं कि नेक्स्ट टाइम ये कॉजेज ना आए बीच में, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव को मीट करने से रोकते हैं या हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं। तो ये दो काम है, मतलब ऑब्जेक्टिव अचीव ना हो तो फिर रूट कॉजेज ढूंढने के बाद, उनका सोल्यूशन ढूंढने के बाद आप ऑब्जेक्टिव को रीसेट करते हैं, और अगर ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया है तो नए ऑब्जेक्टिव की तरफ चले जाते हैं। तो ये मैनेजर के इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। हमने इसमें मोस्ट कॉमन फंक्शंस पढ़े थे हेनरी फियोल के, और मैंने कहा था ये बहुत ही कॉमन है, हर जगह जहाँ मैनेजमेंट पढ़ाई जाती है ना, वहाँ ये फंक्शन जरूर आते हैं। प्लानिंग मैंने बताया था कि प्लानिंग हमेशा फ्यूचर की होती है, तो इसका मतलब है आप फ्यूचर में क्या सेट करते हैं ऑब्जेक्टिव्स, के फ्यूचर में हमने क्या अचीव करना है, क्योंकि ये आपको क्लियर गाइडलाइन दे देता है, ना सिर्फ बिजनेस को, बल्कि हर बंदा जो उस बिजनेस में काम कर रहा है एज एन एम्प्लॉय, उसको पता चल जाता है कि बिजनेस की डायरेक्शन क्या है, किस तरफ जाना है। और फिर बाद में आपके लिए आसान हो जाता है लेटर ऑन कन्वे करना वर्कर्स को, कि भाई आपसे हमें क्या चाहिए, मतलब आप क्या करेंगे तो हमें इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प मिलेगी। ऑफ कोर्स ये आप तभी कम्युनिकेट करेंगे ना वर्कर्स को, जब आप पहले ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। तो प्लानिंग फेज इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है, बट ऑब्जेक्टिव आपका रियलिस्टिक होना चाहिए, मतलब वो आप के पास रिसोर्सेज हो उसको अचीव करने के लिए, और कॉम्प्रहेंसिव कॉम्प्रिहेंसिव मतलब डिटेल्ड हो, ताकि हर एक को क्लियर हो कि उसका क्या रोल होगा इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। इसी तरह बिजनेसेस कामयाब होते हैं। ऑर्गेनाइजिंग में हमने पढ़ा था कि रिसोर्सेज को इकट्ठा करना, लेकिन कौन सा रिसोर्स कहाँ इस्तेमाल होना है ये डिसाइड करना ऑफ कोर्स, और वो डिपेंड करता है उस रिसोर्स की एबिलिटी पे, सूटेबिलिटी पे, समटाइम्स उसकी कॉस्ट पे भी, कि भाई कितना, कौन सा महंगा है। फर्ज किया कि पाकिस्तान में अगर लेबर सस्ती है तो आप लेबर को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। बाहर के मुल्कों में अगर कैपिटल सस्ता है, मशीनरी इक्विपमेंट, और लेबर महंगी है, तो बाहर आप शायद कैपिटल और आपको मशीनरी इस्तेमाल ज़्यादा होती हुई नजर आएगी। तो सॉरी, तो इस तरह से आप डिसाइड करते हैं कि कॉस्ट भी देखनी होती है ना, हर बिजनेस का एक बजट होता है, उसके हिसाब से ही आपको रिसोर्सेज को यूज करना होता है कि हम किस रिसोर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, किसको नहीं। ऑफ कोर्स सूटेबिलिटी तो मेन फोकस है, लेकिन ये भी देखना है कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप वो रिसोर्स हायर कर सकें या उसको बाय कर सकें, चाहे वो लेबर है, मैन पावर, या वो कैपिटल है या लैंड है।
ठीक है। अच्छा, फिर कोऑर्डिनेटिंग में मैंने आपको बताया था कि आप डिफरेंट ब्रांचेस के जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको इकट्ठा, यू मेक देम सिट टुगेदर, ताकि उनको फील हो कि दे आर पार्ट ऑफ द सेम ऑर्गेनाइजेशन, और वो एक दूसरे को आइडियाज दें, सोल्यूशन पेश करें, और एक दूसरे को हेल्प आउट करें, और एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से लर्न करें, और अपने काम को बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें। वरना तो डिफरेंट ब्रांचेस में जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो कहते हैं जी हमें, हमारा तो रोल सिर्फ हमारी ब्रांच तक है, हमें क्या जरूरत है किसी और को कुछ बताने की या मशवरा देने की। लेकिन जब आप रेगुलर मीटिंग्स होती हैं आपकी कोऑर्डिनेशन की, तो फिर आपको एहसास हो जाता है कि यू आर पार्ट ऑफ द सेम टीम। वो दूसरी ब्रांच के जरूर हैं, बट हम दोनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का वो सेम है। तो हमें एक दूसरे से कोऑपरेट करना है। तो इसमें भी बहुत हेल्दी डिस्कशन होती है, और एज अ टीम जो है ना, जो टीम स्पिरिट होती है ना, वो खुलकर सामने आ जाती है कि हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना है। आप कॉल पर भी एडवाइस ले सकते हैं अपने किसी कुलीग से, डजेंट मैटर वो किस ब्रांच में काम कर रहा है, वो आपसे ले सकता है। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप फिर भी अपने कुलीग से जो है ना वो एडवाइस ले सकते हैं। मैं उन कुलीग की खाली बात नहीं कर रहा जो कि आपकी ब्रांच में या आपकी जो फैक्ट्री है या जो आउटलेट है वहाँ काम कर रहे हैं, वो तो है ही है, वो भी कोऑर्डिनेशन होती है। लेकिन इस कोऑर्डिनेशन को जरा, इसका स्कोप जरा ज्यादा बड़ा है कि अपार्ट फ्रॉम द वर्कर्स हु वर्क विद यू, वो वर्कर्स जो आप ही के ऑर्गेनाइजेशन में दूसरी जगहों पर काम कर रहे हैं, डिफरेंट प्लेसेस, उनके साथ भी कोऑर्डिनेट करना। इससे क्या फायदा होता है कि एम्प्लॉयज को इशू नहीं आते, वो स्ट्रगल नहीं करते वाइल परफॉर्मिंग देयर जॉब। उनको इशू आता है तो वो अपने कुलीग से मशवरा कर सकते हैं, वो उनको सोल्यूशन दे सकते हैं, जिससे फायदा क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल जो है वो अपने फंक्शंस को बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकती है, अपने टारगेट्स को ज्यादा बेहतर तरीके से अचीव कर सकती है, और सक्सेसफुल होने में कामयाब होती है। सच ऑर्गेनाइजेशन आर मोर लाइकली टू बी सक्सेसफुल इन अचीविंग देयर ऑब्जेक्टिव। फिर कमांडिंग में मैंने आपको बताया था कि आपको ऑर्डर्स देने होते हैं, लेकिन आजकल ऑर्डर्स खाली काफी नहीं है, कमांडिंग में नहीं आते, आपको एडवाइस भी देनी होती है, आपको हेल्प आउट भी करना होता है। कि अगर वर्कर जो है ना वो कहीं स्टक हो गया है, कोई प्रॉब्लम आ गया है, तो मैनेजर मस्ट बी देयर टू रिजॉल्व दैट मैटर। खाली ये कह देना कि जी ये इंस्ट्रक्शन दे दिए बस आप जैसे भी है करें, तो उससे तो वर्कर डीमोटिवेट होगा और काम भी नहीं होगा। क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम आ गया है एंड दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ द फॉल्ट ऑफ द वर्कर, तो वो वर्कर क्या करे भाई, मशीन काम नहीं कर रही, क्या करे। तो मैनेजर को फिर उस इशू को एज सुन एज पॉसिबल रिजॉल्व करना है, और उससे वर्कर को भी पता चलेगा कि मैनेजर इज देयर टू हेल्प मी आउट। तो वो मोटिवेट होगा कि आई एम नॉट अलोन, और मेरे साथ मैनेजर मौजूद है जो मुझे हर मुश्किल में मेरी मदद कर सकता है। अच्छा, फिर तो कमांडिंग इंपॉर्टेंट है इसी लिहाज से। और इंस्ट्रक्शन तो आपको खैर देनी ही होती है एम्प्लॉयज़ को, ताकि उनको क्लियर हो कि उन्हें क्या करना है, और साथ में हेल्प भी मिलती है फ्रॉम द मैनेजर। अच्छा, कंट्रोलिंग में मैंने आपको बताया ये एवेल्यूएशन है, कि एंड पे आपने देखना है कि आपने जो ऑब्जेक्टिव सेट किए, क्या आपने वो अचीव कर लिए, नहीं किए तो क्या रूट कॉज है, तो उनको ठीक किया जाए, और अगर अचीव हो गया तो नए ऑब्जेक्टिव की तरफ जाया जाए। तो इस तरह से कंट्रोलिंग इंपॉर्टेंट है। कंट्रोलिंग तभी होगी जब ऑब्जेक्टिव होगा, वरना बगैर ऑब्जेक्टिव के तो कंट्रोलिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता ना। आप अपनी परफॉर्मेंस किस चीज के अगेंस्ट मैयर करेंगे, ऑफ कोर्स कोई ऑब्जेक्टिव होगा तो मैयर करेंगे ना। अच्छा, फिर हमने देखा था मिंसबर्ग 10 मैनेजमेंट रोल्स। तो ये भी बताया था कि ये अब नया इन्होंने ऐड किया है कुछ सालों से, पहले नहीं होता था। तो इसमें 10 डिफरेंट रोल्स बताए हैं मैनेजर के। तो मेनली तो इसकी 3 कैटेगरीज हैं, ठीक है। इंटरपर्सनल रोल्स, इंफॉर्मेशनल रोल्स और डिसीजनल रोल्स, ठीक है। लेकिन इंफॉर्मेशनल रोल्स में सब कैटेगरीज आ जाती हैं, पहले हम वो देख लेते हैं। और ये भी हमने थोड़ा देखा था। इंटरपर्सनल रोल्स का मतलब नाम से नजर आ रहा है कि आपका दूसरे लोगों से कैसे रिलेशनशिप आप स्टैब्लिश करते हैं एज अ मैनेजर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एज अ मैनेजर कई लोगों से मिलना पड़ता है। जैसे कि एक रोल है मैनेजर का इंटरपर्सनल फिगर हेड, कि अगर आप कोई भी मैंने आपको बताया था कि कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एंड तो आप मैनेजर, एज अ मैनेजर यू आर रिप्रेजेंटिंग द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इन ऑर्गेनाइजिंग दैट इवेंट। वो चाहे कोई 25 ईयर्स की सेलिब्रेशन हो रही है या कोई नई आउटलेट खोल रहे हैं, कुछ भी आप अगर कर रहे हैं और एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ मैनेजर कि आप उसको सही से इवेंट को ऑर्गेनाइज करें, ताकि वो ट्रू पिक्चर दे उस ऑर्गेनाइजेशन की। उस सेरेमनी को कंडक्ट करने का मकसद क्या होता है, ऑफ कोर्स वो प्रमोशन ही होती है ना बिजनेस की, कि ये बिजनेस जो है ना नई ब्रांच खुल गई या इतने सालों से काम सक्सेसफुली काम कर रही है, यही मकसद होता है। तो उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना जरूरी होता है, इवेंट का सक्सेसफुल होना जरूरी होता है। तो दैट इज द जॉब ऑफ द मैनेजर कि उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करे, और वहां पे जो गेस्ट आते हैं उनको भी अच्छे तरीके से एंटरटेन करे, रिसीव करे, और उनको सही इंफॉर्मेशन दे बिजनेस के बारे में।
तो ये फिगर हेड का काम है। अच्छा, ये भी अब तो उसमें इंटरपर्सनल आ गया ना, कि आपके कोई गेस्ट आ रहे हैं, हो सकता है कोई इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, वो बैठना चाह रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं सेरेमनी में कि क्या ये बिजनेस लाइक है इन्वेस्टमेंट के। कस्टमर्स आ रहे हैं, वो देखना चाह रहे हैं कि क्या ये बिजनेस है जिनसे हम रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकें बिजनेस के। तो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर लीडर आ गया। तो लीडर मैंने आपको बताया था कि लीडर और मैनेजर में फर्क होता है। और वो क्या फर्क है, आपको कुछ आइडिया है? लीडर मैनेजर का एक रोल जरूर है, और अगर, लेकिन जरूरी नहीं कि मैनेजर लीडर भी हो। क्योंकि मैनेजर जो है ना, उसके पास एक एक फॉर्मल पावर होती है, एक लीगल पावर होती है। वो कहाँ से मिलती है उसे? वो उसे देती है द पोजीशन मैनेजर इज होल्डिंग। यानी कि मैनेजर जो पोजीशन होल्ड करता है मैनेजर की, वो उसको पावर देती है कि वो लोगों को इंस्ट्रक्शन दे सकता है, उनको ऑर्डर दे सकता है, उनको कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, लेकिन लीडर जो है ना, वो बगैर पावर के भी काम कर सकता है। आपने याद रखना है, मतलब लीडर में कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटीज होती हैं जो कि सिंपल मैनेजर में नहीं होती। यानी कि वो लोगों को इंस्पायर कर सकता है। लीडर एक किस्म का रोल मॉडल होता है। मतलब ओवरऑल उसकी, चाहे वो उसकी ओवरऑल ड्रेसिंग हो, उसकी वे ऑफ कम्युनिकेशन हो, उसका बिहेवियर हो, उसकी हार्ड वर्किंग हो, उसकी कोई एबिलिटी या स्किल हो, वट एवर इट इज। तो लीडर इंस्पायर करता है लोगों को, और फिर ट्रेन भी करता है, जिससे वो मोटिवेट भी होते हैं। ट्रेनिंग टू टैकल डिफरेंट इश्यूज। अब ये खाली जॉब रिलेटेड स्किल्स नहीं है, वो तो मैनेजर भी सिखा सकता है। लीडर ने आपको सिखाना है कि इन केस ऑफ अ स्ट्रेस, हाउ कैन यू परफॉर्म योर जॉब बेटर। तो वो चूंकि एक रोल मॉडल है, और वो स्ट्रेस लेट से देख कर आया है, और उसने बता अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता है कि हाउ डिड आई कम आउट ऑफ दैट स्ट्रेस, या हाउ डिड आई, वो जो हाउ डिड द स्ट्रेस नॉट अफेक्ट मी। अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है कि मुझे किस तरह स्ट्रेस ने अफेक्ट नहीं किया, बैक एट होम कोई इशू चल रहा था, तो वो मैनेजर को इस तरह से, वो एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग भी दे सकता है, इंस्पायर कर सकता है, मोटिवेट। तो ऑफ कोर्स वो होंगे ही, जब वो उसके ओवरऑल पर्सनालिटी से इंस्पायर्ड है तो। और इस तरह वो एम्प्लॉयज को इन्फ्लुएंस कर सकता है विदाउट गिविंग देम स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स। वरना मैनेजर तो सख्ती करता है ना, कि ये रूल्स हैं, यू हैव टू फॉलो इट एट एनी कॉस्ट। लेकिन लीडर को ऐसा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ऑटोमेटिकली स्टाफ जो है ना, वो दे लुक टुवर्ड्स द लीडर और उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो अगर एक जो मैनेजर है वो एक अच्छा लीडर भी है ना, तो मैनेजर का रोल बड़ा आसान हो गया। मतलब मैनेजर को अब ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं पड़ती, ज्यादा सख्ती से बात नहीं करनी पड़ती एम्प्लॉय से, उन्हें कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ती, और मैनेजर कैन वर्क, फोकस ऑन देयर इंपॉर्टेंट टास्क जो उसको दिए हों। जैसे कि अगर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कोई नई ब्रांच अगर खोलनी है, फर्ज किया ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है या डिसीजंस हैं, और एम्प्लॉयज़ के जो डेली रूटीन के काम है, वो एम्प्लॉयज़ ऑटोमेटिकली खुद ही कर रहे हैं, बिकॉज दे आर ऑलरेडी इंस्पायर्ड। तो लीडर, मैनेजर अगर लीडर है तो मैनेजर का काम आसान हो जाता है। वरना तो आप आए दिन वर्कर्स को बुलाई जा रहे हैं और बताई जा रहे हैं, जी आपने ये काम नहीं किया, वो नहीं किया। आप अगर काम नहीं, वार्निंग देते जा रहे हैं, तो वो ऑफकोर्स वार्निंग से काम तो चलता है, लेकिन वो एक तो टाइम बड़ा ज़ाया होता है मैनेजर का। और वार्निंग देना और करना अगर देखा जाए तो ये अच्छी चीज़ तो नहीं है। मतलब वो वर्कर जो काम नहीं करना चाहते, वो तो वैसे ही छोड़ देंगे, और जो काम करना भी चाहते हैं, वो अगर बार बार वार्निंग मिल रही है, फर्ज किया कि आप ऐसे ही दे रहे हैं वार्निंग्स, तो वो डीमोटिवेट करती है। तो आपको लेके ऐसे चलना है कि वर्कर्स अपना काम भी करते रहे, बट दे स्टे मोटिवेटेड एट द सेम टाइम। तो ये एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है मैनेजर के अंदर। और वो क्या, बीइंग ए लीडर। ये आपको समझ आ रही है? जी सर, क्लियर है। और भाई, तो मैंने ये जल्दी जल्दी से आपको वहां तक बता दिया जहां तक एक्सप्लेन करना था। अच्छा जी, तो अब अगर हम आगे चलते हैं तो हमारे पास आगे जो आ जाता है थर्ड। अच्छा, अब आप गौर करो कि हमने ये कौन सा रोल पढ़े हैं, इंटरपर्सनल रोल्स। मैंने कहा जिसमें आपने आपने रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना होता है दूसरे लोगों से, मिलना मिलाना होता है। तो फिगर हेड में आपने किससे मिलना है? फिगर हेड में आप जो सेरेमनी कंडक्ट कर रहे हैं, उसमें इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, गेस्ट आ रहे हैं, हो सकता है पोटेंशियल कस्टमर्स भी आ रहे हो, तो आप उनसे मिलेंगे। ठीक है, आप उनको एंटरटेन करेंगे, तो इंटरपर्सनल रोल आ गया। लीडर को देखो, तो लीडर किससे मिलता है? लीडर इंटरपर्सनल रोल यहाँ पर क्या किससे परफॉर्म कर रहा होता है? वो कर रहा होता है वर्कर से, स्टाफ मेंबर से। तो यहाँ पर भी इंटरपर्सनल रोल आ गया। फिर आ गया हमारे पास लिएजॉन। ओके, अच्छा, जस्ट अ मिनट। ओके, ऑलराइट।
जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर। ओके ऑलराइट, तो हम कहाँ थे जी? हम लिएजॉन की बात हम कर रहे थे। तो मैंने आपको बताया कि लिएजॉन में क्या होता है जी, कि मैनेजर एक कनेक्टिंग लिंक के तौर पे काम करता है। मतलब आप ये कह लो कि एक सेंट्रल पार्टी जो दो पार्टीज की कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करता है। तो अब अगर दो ब्रांचेस के दरमियान कोई प्रोजेक्ट है जो दो ब्रांचेस के एम्प्लॉयज ने मिलके करना है, तो वहां पे मैनेजर्स प्ले अ वेरी की रोल। और उस ब्रांच का भी मैनेजर है, इस ब्रांच का भी मैनेजर है, तो वो एक दूसरे दोनों एम्प्लॉयज को इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि अगर वो फेमिलियर नहीं है एंड नाउ दे हैव टू वर्क एज अ टीम, तो मैनेजर जो है वो हेल्प आउट करता है कि वो आपको फेमिलियर करवाता है दूसरे ब्रांच के एम्प्लॉय से। और फिर एक टीम में काम करना आसान हो जाता है, एम्प्लॉयज जेल इन हो जाते हैं और उनके लिए फिर उस प्रोजेक्ट को करना आसान हो जाता है। तो ये, और इसमें एक तो ये कनेक्टिंग लिंक जरूरी भी है। आपको पता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन कभी भी किसी एक ब्रांच के कामयाब होने से कामयाब नहीं होती। मतलब अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसकी डिफरेंट वेरियस ब्रांचेस हैं, तो वो सारी ब्रांचेस अगर सक्सेसफुल होंगी तो ही वो ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएगी। या कोई एक डिपार्टमेंट भी अगर अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है और बाकी नहीं कर रहे, तो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाएगी। तो उसमें फिर ये जो रोल है लिजॉन का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, ताकि पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ हैं ये बिल्कुल उस तरह के, ये आप ले लो जैसे हमने बात की कि एम्प्लॉय जो है ना वो कोऑर्डिनेट करवाता है जो एम्प्लॉयज विद इन द सेम ब्रांच काम कर रहे हैं, और वो एम्प्लॉय भी जो कि आउटसाइड द ब्रांच काम कर रहे हैं इन अदर ब्रांचेस। तो ये उसी तरह का है, लेकिन वो हेनरी फ्योल का था, तो उसने कोऑर्डिनेटिंग का वर्ड इस्तेमाल किया था। ये चूंकि मिंट्सबर्ग पढ़ रहे हैं तो उसने लिएजॉन का वर्ड इस्तेमाल यहाँ पे किया हुआ है, लेकिन चीज़ वही वही है जो वहाँ हमने एक्सप्लेन की है, लेकिन हम कोऑर्डिनेट बोलेंगे नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर मिंट्सबर्ग की 10 रोल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये तो अच्छा, अब यहाँ पर भी इंटरपर्सनल रोल आ गया कि एम्प्लॉयज को के दरमियान एक अच्छा रिलेशनशिप स्टैब्लिश करवा के देना, ये मैनेजर्स का काम है। तो ये भी इंटरपर्सनल रोल है। अच्छा, फिर हमारे पास आ गया इंफॉर्मेशनल रोल्स। इंफॉर्मेशनल रोल जो हैं वो क्या, कि अब नाम से नजर आ रहा है कि इसका काम है इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करने से रिलेटेड या इंफॉर्मेशन को रिसीव करने से रिलेटेड, दो और दोनों भी हो सकते हैं। तो ये मैनेजर का काम भी बन जाता है। मतलब अगर हम देखें तो इसमें पहला जो रोल आता है इंफॉर्मेशनल रोल्स के अंदर, वो है मॉनिटर। तो वो क्या करता है कि वो पहले तो ओवरऑल इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा होता है, कि अगर वो कोई मीटिंग अटेंड कर रहा है, कोई सेमिनार अटेंड कर रहा है, कोई अगर रिसर्च रिपोर्ट्स उसके हाथ लगी हैं उनको देख रहा है, तो वो उसने मॉनिटर क्यों करना होता है? क्योंकि लेटर ऑन उसने ही कम्युनिकेट करना होता है बाद में वर्कर्स को। क्योंकि मैनेजर जो है, वर्कर्स क्या काम कर रहे होते हैं? वर्कर तो सिर्फ अपना जो रोल होता है, वो जो डिफाइंड रोल होता है, वो उसको परफॉर्म कर रहे होते हैं। उन्हें नहीं पता इसके बाहर क्या हो रहा है। उसके बाहर किसको पता होता है? मैनेजर को, कि बाहर एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है। जैसे कि रिसर्च आ रही है कि नई कंपनी मार्केट में आ रही है, फॉर एग्जांपल, इसने रिसर्च पढ़ी, मैनेजर ने, उसने कहा अच्छा ये तो नई कंपनी आ रही है, हमें ज़्यादा एफिशिएंट होना पड़ेगा, हमारे एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग जरा कम है हमें लगता है, तो वी नीड टू ट्रेन स्टाफ। ये मैनेजर का काम है, क्योंकि मैनेजर ने मॉनिटर कर लिया कि भाई आगे हालात चेंज होने वाले हैं, और विद द सेम एम्प्लॉयज हैविंग द सेम स्किल, वो आगे कामयाब नहीं होने वाले, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आने वाले। तो ये मॉनिटर उसने किया। अच्छा, अभी मॉनिटर किया उसने, ठीक है, तो ये उसका काम है कि इन्फॉर्मेशन, जो भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, यूजफुल इन्फॉर्मेशन है, उनको इकट्ठा करिए। अच्छा, उसके बाद करना क्या है? आगे दूसरा रोल है ये कनेक्टेड है असल में, डिससेमिनेटर। अंग्रेजी में डिससेमिनेट को बोलते हैं टू स्प्रेड, फैलाना। तो क्या लिखा है? सेंडिंग एंड स्प्रेडिंग इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड टू द कंसर्न पीपल, ये भी इसका काम है। एक तो आपने अगर इन्फॉर्मेशन ले ली है, आपने, मैं वही एग्जांपल लेता हूं ताकि आसानी रहे, कंपटीशन बढ़ रहा है, नई कंपनी मार्केट में आ रही हैं, तो आपने क्या किया कि अपने ऑपरेशंस डिपार्टमेंट को, जिनका काम प्रोडक्शन से रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल वो सेल फोन बनाते हैं, एक सेल फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो उनको आपने कहा कि भाई अब आप जो सेल फोन पहले बना रहे थे जो मॉडल, इसको अब चेंज करें और अपग्रेड करें। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसने मॉनिटर कर लिया कि मार्केट में नए कंपटीटर्स आ रहे हैं, और वो दे विल कम अप विद फार बेटर सेल फोन्स, मच इंप्रूव्ड सेल फोन्स विच आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द मार्केट। तो उसने डिससेमिनेट की इंफॉर्मेशन कि भाई ये ऑपरेशन डिपार्टमेंट से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, ये इनको दें कि भाई इंप्रूव करें। ठीक है जी। अच्छा, तो इसी तरह से अगर आपको ये पता चला, जैसे एआई आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
तो अब आपने ये देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया को में डोमिनेट करेगी इवेंचुअली, ये सबको पता है हमें। तो अब मैनेजर ने अपने वर्कर्स को कहा कि भाई हम एक ट्रेनिंग सेशन शुरू कर रहे हैं जिसमें हम एम्प्लॉयज को एआई की ट्रेनिंग देंगे, ताकि आगे आने वाले वक्त में एडवांस में, ताकि आगे आने वाले वक्त में ये ना हो कि हम ट्रेनिंग देने में टाइम ज़ाया कर दें और हमारे कंप्यूटर एआई को यूज़ कर कर हमसे कहीं आगे निकल जाए। एंड और अगर एआई को वो यूज़ कर रहे हैं आप नहीं कर रहे, तो दे मे हैव अ एडवांटेज ओवर यू, और फिर आप पीछे रह जाएंगे मार्केट में, क्योंकि टाइम किसी के लिए वेट नहीं करता। आपने टाइम लूज कर दिया, टाइम पर आपने ट्रेनिंग नहीं दी, तो अब आप कुछ नहीं कर सकते, आप पीछे ही रहेंगे। तो ये आपको करना है। जैसे कि मगर ये कहूँ कि मैं अगर मिसाल देता हूँ आपको नोकिया की, तो नोकिया एक पॉइंट ऑफ टाइम पर बहुत ही मशहूर मोबाइल हुआ करता था। तो नोकिया, बल्कि उसका मशहूर भी है मॉडल 3310, पाकिस्तान में बड़ा मशहूर रहा है, जो बटन वाला मोबाइल होता था, 3310 भी बोलते हैं उसे। तो वो बड़ा मशहूर भी था। और लेकिन हुआ ये कि जो नोकिया था ना, नोकिया ने जब एंड्रॉयड की तरफ भी आए तो ये एंड्रॉयड की तरफ गए नहीं, ये विंडोज फोन की तरफ चले गए और लेट रहे। यानी कि ये जल्दी इन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया कि भाई अब मार्केट एंड्रॉयड फोन की तरफ जा रही है तो हमें उनकी तरफ जाना है। या तो आपके पास आईओएस होता ना एप्पल की तरह, तो समझ भी आती है कि भाई आपकी एक यूनिक आइडेंटिटी है, आप डिफरेंट हैं फ्रॉम अदर सेल फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो समझ आती है। अदरवाइज आपको जल्दी से जल्दी उसको एक्सेप्ट करना था उस टेक्नोलॉजी को। पर नोकिया ने नहीं किया, फिर विंडोज फोन पे आए, वो भी नहीं चला। और उसके बाद फिर इवेंचुअली क्या हुआ कि नोकिया को माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया, क्योंकि वो बिल्कुल डिजास्टर की तरफ जा रहा था। तो अब जो है वो माइक्रोसॉफ्ट नोकिया है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी ने टेक ओवर कर लिया हुआ है नोकिया को। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मौके पर जो मैनेजर्स होते हैं वो नहीं मॉनिटर करते पहले और फिर डिससेमिनेट नहीं करते एम्प्लॉयज को, तो फिर आप पीछे रह जाते हैं इन द कंपटीशन, और फिर यू विल बी नो वेयर टू बी सीन, आपको फिर कोई नहीं पूछता। अच्छा, तो डिसेमिनेट करना भी इनका काम है। फिर तो आप, अच्छा उसके अलावा एक और भी, मैं आपको, ये तो मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बता दिया, छोटी सी बात मैं करता हूँ। जैसे कि एक कोई एक ब्रांच से कोई एक मैसेज आया है कि जनाब हमें कुछ, हमारे पास कुछ आउटपुट कम हो रही है और हमारे एरिया में डिमांड उसकी ज़्यादा है। तो अब यहाँ पर आपको पता है कि भाई जाके सारी ब्रांचेज इंटरलिंक्ड होती हैं, तो यहाँ पर वो कोऑर्डिनेशन का फंक्शन काम आएगा, यहाँ वो लिएजॉन का फंक्शन काम आएगा, जो ऊपर हमने भी पढ़ा है कि भाई अच्छा वो ब्रांच है यार, वो भी तुम्हारा ही बिजनेस है ना, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो आउटपुट मांग रहे हैं कि हमारे पास कुछ चीजें कम हो गई हैं। सर है ये लिएजॉन तो डिफरेंट बिजनेसेस के ऊपर भी तो अप्लाई हो सकता है। वो भी हो सकता है, अगर करना चाहें बिल्कुल हो सकता है। मगर ये एक सिंगल बिजनेस पे भी होगा, अगर दो ब्रांचेस करनी है तो एग्जैक्टली तो ताकि इसमें वो अच्छी तरह से फुली फंक्शन कर सकें। अगर उनके, अगर आप किसी दूसरे बिजनेस के साथ बनाना चाह रहे हैं लिजान, तो वो मैनेजर का जरूरी नहीं है काम हो, क्योंकि वो तो जो अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो अगर उनसे डील कर रहा है या ऑपरेशन डिपार्टमेंट डील कर रहा है, वो डिपेंड करता है। क्योंकि आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है आउट टू द आउटसाइड वर्ल्ड, वो नॉर्मली होती है, वो होता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट। ये सवाल एक आया था कि क्या मैनेजर जो है आउटसाइड वर्ल्ड से आपको वो मुतारिफ कराते हैं, यानी कि या जो बिजनेस है वो उसको कौन रिप्रेजेंट करता है, मतलब माना कि अगर कोई इवेंट वगैरह ऑर्गेनाइज हो रहा है फिर तो वही करेंगे, लेकिन अगर हम एडवर्टाइजिंग की बात करते हैं तो वो ऑफ कोर्स मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम है, तो वहाँ वो जो मैनेजर है ये उसका काम है ही नहीं। तो मेनली आपका काम है लेजॉन में कि आप अपनी ब्रांच के लोगों को और दूसरी ब्रांच इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन, उनके उनके दरमियान एक कनेक्टिंग लिंक के तौर पर काम करें। ऑल्दो आप इन सम ओकेजन्स दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान भी ये काम कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि वो आपके रोल में आ रहा है क्लियरली। अच्छा, अब एक ये कि वो अगर उन्होंने कहा जी हमें आउटपुट, दूसरी ब्रांच ने कहा हमारे पास कुछ चीज़ें प्रोडक्ट्स कम हैं और हमारे यहाँ डिमांड ज़्यादा है, तो हम कस्टमर्स को रिफ्यूज़ नहीं करना चाह रहे। तो अब मैनेजर किसको ऑर्डर देगा? मैनेजर जो है वो कंसर्न बंदे को ऑर्डर देगा, और कंसर्न बंदा कौन होगा? ऑपरेशन डिपार्टमेंट, यानी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जहां पर वो चीजें बन रही हैं। उनसे पूछेंगे जनाब आपके पास एक्स्ट्रा आउटपुट कुछ पड़ी हुई है, कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं विच आर अनसोल्ड, तो हम चाहते हैं कि हम उनको उन ब्रांचेस को दे दें जहां पर ज्यादा डिमांड हुई हुई है। तो ये भी काम मैनेजर का ही है कि वो इंफॉर्मेशन को आगे पास ऑन कर रहा है, जो मैसेज उसको आया, मैनेजर को आया ना, और उसने आगे पास ऑन कर दी इंफॉर्मेशन कि जनाब ये आप ये इनसे अगर आउट प्रोडक्ट्स हैं तो हमें पास ऑन करें। अच्छा, उसके अलावा भी अगर टॉप लेवल से कोई मैसेज पास ऑन होता है, टॉप लेवल से कोई नई डिसिप्लिनरी पॉलिसी आती है, कोई इंस्ट्रक्शन आती हैं, कोई ऑर्डर आता है और कुछ रूल्स में चेंज आता है, तो वो एम्प्लॉयज को नहीं बताया जाता ऐसे ही। वो टॉप लेवल मैनेजमेंट ये काम नहीं करती, वो ब्रांच के मैनेजर को बता देगी।
अब मैनेजर ने ये क्या काम किया, मॉनिटर किया, ये ऊपर वाला फंक्शन है ना, मॉनिटर करके इंफॉर्मेशन ले ली सारी, अच्छी तरह पढ़ा समझा, और फिर समझने के बाद आसान लफ्जों में उसको नोटिस के तौर पर या एक मीटिंग बुलाकर या 1-to-1 कंसर्न वर्कर्स को बुलाकर वो इंफॉर्मेशन डिससेमिनेट कर दी, स्प्रेड कर दी कि भाई ये आपकी इंफॉर्मेशन है, रूल्स में थोड़ा सा चेंज आ गया है, या अब वर्कर्स की टाइमिंग में फर्क है, या वट एवर इज द केस, कंसर्न बंदों को बताना भी मैनेजर का काम है। तो ये भी डिससेमिनेशन में ही आता है, या डिससेमिनेट करना ही होता है ये भी। अच्छा, ये तो इसमें आप देखो इंफॉर्मेशन के साथ ही जो मैनेजर है वो खेल रहा है, मॉनिटर, डिसमिनेटर। अब लास्ट आ गया स्पोक्स पर्सन, आसान है, बड़ा इस्तेमाल होता है, हम कहते भी हैं, बात करते हैं, आपका स्पोक्स पर्सन कौन है, वो चाहे कोई भी ग्रुप हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी है, कुछ भी, तो स्पोक्स पर्सन बड़ा कॉमन सा एक टर्म है जो कि इस्तेमाल किया जाता है। स्पोक्स पर्सन का मतलब है वो बंदा जो कि उस एक किसी ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर या एक ग्रुप ऑफ पीपल के बिहाफ पर कम्युनिकेट करता है, यानी कि वो जो कहता है वो यही समझा जाता है, इट इज एज्यूम्ड कि जो ग्रुप है या जो ऑर्गेनाइजेशन है इज ऑफ द सेम व्यू। तो उनकी बात को आगे कन्वे करना, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज में आपके पास स्पोक्स पर्सन बैठे होते हैं जो टीवी पे आके पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब हर पार्टी का जो चेयरमैन है वो थोड़ी आगे बोल रहा होता है, स्पोक्स पर्सन रखे होते हैं, उनकी जॉब होती है, और स्पोक्स पर्सन वो ही कहता है जो पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जो उनका मौकफ होता है। तो ये काम स्पोक्स पर्सन का है। तो मैनेजर भी एक स्पोक्स पर्सन होता है, उसको भी क्या करना होता है, अभी बात के जो बाहर के लोग हैं, वो चाहे इन्वेस्टर्स हैं, वो चाहे कस्टमर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, आपने मीडिया में जाना है, तो अगर आपको ये रोल दिया गया है, अब मैनेजर तो मार्केटिंग मैनेजर भी हो सकता है, अगर है तो उसका रोल बन गया। आपको नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, आपको पता है नोकिया ने नया मॉडल लॉन्च किया था, वो फोल्डेबल मोबाइल का, तो उन्होंने बकायदा एक पूरा सेमिनार किया था उसके ऊपर। तो अब उसमें भी जो बंदा प्रेजेंट कर रहा था वो स्पोक्स पर्सन था। तो ये काम मैनेजर को भी दिया जा सकता है, और सर्टन ओकेजन, मैं ये नहीं कह रहा एवरी टाइम, लेकिन बिल्कुल दिया जा सकता है, जहां पर वो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कन्वे कर रहा है अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू को, या कस्टमर्स आए हैं तो उनको, एक आप होटल में जाते हो तो होटल में कोई नया कस्टमर आया और वो होटल के बारे में जानना चाह रहा है, तो मैनेजर को बुलाया जाता है जिसे होटल मैनेजर कहते हैं, और वो आके फिर आपको सारी इंफॉर्मेशन देता है, क्योंकि वो सारी इंफॉर्मेशन वेटर्स के पास नहीं होती, वो मैनेजर के पास ही होगी। तो वो आपको आगे बता रहा है, तो वो स्पोक्स पर्सन है, आपसे डील कर रहा है अच्छे तरीके से। तो ये मैनेजर का ये भी रोल है बड़ा इंपॉर्टेंट। और मीटिंग्स में अपनी बिजनेस को रिप्रेजेंट करना, अपनी ब्रांच को रिप्रेजेंट करना, ये भी उसी में आता है कि अगर आपकी ब्रांच अच्छा कर रही है और कोई मैसेज ये जा रहा है टॉप लेवल मैनेजमेंट को कि आपकी ब्रांच अच्छा बिल्कुल नहीं कर रही, तो फिर मैनेजर का काम है, क्योंकि वो सारे अफेयर्स को मैनेज कर रहा है उस ब्रांच से रिलेटेड, तो वहां जाकर आप वो स्पोक्स पर्सन के तौर पर काम कर सकता है, बता सकता है अपनी ब्रांच के बारे में या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी। तो ये तीनों के अंदर आपको नजर आ रहा है कि इंफॉर्मेशन का ही लेना देना हो रहा है, ये आप दे रहे हैं या आप रिसीव कर रहे हैं। ये आई थिंक कि आपको क्लियर है ये। आगे चलते हैं हम, आगे आगे हमारे पास डिसीजनल रोल्स। अब यहाँ आपको क्या नजर आ रहा है, नाम से हमें पता चल रहा है, डिसीजनल रोल्स मतलब कि मैनेजर का वो रोल जिसमें डिसीजन लेने होते हैं मैनेजर ने। अब वो डिसीजन मेकिंग कई तरह की होती है एक बिजनेस के अंदर। अब वो रोल क्या है, जैसे एक एंटरप्रेन्योर के तौर पर वो रोल प्ले करता है। अब मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि मैनेजर एंटरप्रेन्योर भी है, हो भी सकता है। अगर मैंने आपको पहले बताया था कि एक ओनर है और वो एक ब्रांच को मैनेज कर रहा है, तो वो ओनर एंटरप्रेन्योर भी हो गया, उसको फिर रिस्की डिसीजन भी लेने हैं। और बाज़ औक़ात मैनेजर को एम्पावर किया जाता है कि आप रिस्क ले सकते हैं, उसको ओनर की तरफ से। या अगर एक लिमिटेड कंपनी है तो उसमें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फुली एम्पावर्ड होते हैं, उसमें ओनर से पूछने की जरूरत ही नहीं होती। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिसे जिसे जो कि हु रेस्ट एट द टॉप टियर ऑफ द मैनेजमेंट, तो वो सारे डिसीजन खुद ही लेते हैं। तो एंटरप्रेन्योर यहाँ पे मैंने लिखा क्यों है, क्योंकि वो रिस्क लेते हैं जब भी कोई डिसीजन ले रहे हैं। कोई नई अपॉर्चुनिटी आई है, किसी बिजनेस को टेक ओवर करना है, कोई नई ब्रांच खोलनी है, तो इसमें रिस्क तो है, रिस्क है, तो एंटरप्रेन्योर आ गया बीच में, रिस्क टेकिंग एबिलिटी आ गई ना इसके अंदर। तो एक ये रोल है, तो डिसीजन तो आपको लेना है। और कभी भी, मैंने पहले भी बताया था, एक बिजनेस जो कि एक ही जगह पर काम करता रहता है और ग्रो नहीं करता, तो इवेंचुअली वो बिजनेस खत्म ही हो जाता है, या वो हमेशा छोटा ही रहता है, फिर वो कभी बड़ा नहीं हो सकता। अच्छा, तो आपको रिस्क लेने होते हैं, और ये एक हम बोलते भी हैं बिजनेस के अंदर कि ग्रेटर द रिस्क ग्रेटर विल बी द रिटर्न। आप जितने रिस्क लेंगे उतनी ज्यादा कामयाबी के चांसेस आपके हैं। रिस्क तो है, लेकिन कामयाबी भी तभी आपको हो।
अच्छा, डिस्टर्बेंस हैंडलर दूसरा आ गया। अब ये कि बाज़ का सिचुएशन होती है ऐसी जिसमें आपको ये लगता है कि बिजनेस जो है ना वो डिफिकल्ट सिचुएशन में है, और वो क्या होती है जिसमें एनवायरनमेंट जो है ना वो बड़ा अनस्टेबल होता है। एनवायरनमेंट जो होता है वो बड़ा होस्टाइल होता है, मतलब बिजनेस को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। एनवायरनमेंट का वर्ड जब मैं इस्तेमाल करता हूँ तो इससे मतलब क्या होता है कि हर वो फैक्टर जो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है, बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस है, और वो बिजनेस के बाहर है। और बिजनेस के बाहर होता क्या है? कंपटीशन होता है। और क्या होता है? गवर्नमेंट होती है। और कौन होता है? कस्टमर्स होते हैं। तो ये चीजें सारी बाहर बाहर हैं बिजनेस से, और इनमें जो भी चेंजेस आ रही हैं बिजनेस को उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना होता है। चाहे कस्टमर्स के बाइंग पैटर्न में चेंज आ रहा है, कस्टमर्स की इनकम बढ़ रही है, कम हो रही है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज नहीं आ रही हैं, वो अब बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज हैं, बिजनेस अनफ्रेंडली पॉलिसीज हैं, आपको वो देख कर चलना है। आप उनको रोक नहीं सकते। मतलब एक कोई ट्रेंड आ रहा है किसी प्रोडक्ट को बाय करने पे, तो आप उस ट्रेंड को कैसे रोक सकते हैं? ये आपका काम नहीं है। आप उस ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं। गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आ रही है तो आप उसको तो नहीं रोक सकते। आप उस पॉलिसी के हिसाब से अपनी एक्टिविटीज को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये आपको करना होता है। तो डिस्टर्बेंस हैंडलर में जब आपको लगता है डिस्टर्बेंस आ रही है, डिस्टर्बेंस किस में? डिस्टर्बेंस आती है इन द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। अब बिजनेस अपने ऑपरेशंस को एज स्मूथ एज पॉसिबल रन नहीं कर पा रहा, कंटिन्यू नहीं कर पा रहा, इन हैजर्ड्स की वजह से। हैजर्ड्स मैंने जैसे बताया, कंपटीशन आ गया, नए कंपनी आ गई हैं, अब आपकी चीजें उतनी नहीं बिक रही, तो भैया आपको चेंज करना पड़ेगा, अब ये काम नहीं चलेगा। जैसे कि कोला का ब्रांड है और लोग अब हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं। और वो नहीं ले रहे, अगर आप उसे कहते हैं कार्बोनेटेड ड्रिंक है, पेप्सी और कोक, लेकिन वैसे हो कोई नहीं रहे, लेकिन हम सर कोई और सुनते ब्रांड हैं। अगर हाँ, अगर कोई नया ब्रांड आ गया है और वो कहते हैं जी हमारा कार्बोनेटेड ड्रिंक नहीं है और ये प्योरली ऑर्गेनिक है और इसमें कोई भी हेल्थ हैजर्डस एलिमेंट या स्पार्कलिंग इंग्रेडिएंट वाटर हम इस्तेमाल नहीं करते, तो ऑफ कोर्स ये एक डिस्टर्बेंस हैंडलर है फॉर पेप्सी और कोक, बिल्कुल सही। और फिर उनको एडजस्ट करना ही पड़ेगा। वो ये कर सकते हैं कि वो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को तो रखेंगे क्योंकि वो एक उनका बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट है, लेकिन वो अपार्ट फ्रॉम दैट उस तरह का कोई ऑल्टरनेटिव ड्रिंक भी निकाल देंगे ताकि उस बिजनेस से compete कर सके। यानी कि वो लोग जो अब पेप्सी और कोक नहीं लेना चाह रहे बिकॉज नाउ दे हैव रियलाइज कि ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो वो दूसरे ड्रिंक्स की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो उस तरह का ड्रिंक भी आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल। तो ये इसको हैंडल फिर आपको करना पड़ेगा, और ये मैनेजर का काम है। वो देखो, अब मैनेजर तो ऑपरेशन मैनेजर भी हो सकता है, मार्केटिंग मैनेजर भी हो सकता है, फाइनेंस मैनेजर भी हो सकता है, एचआर मैनेजर भी हो सकता है, मैनेजर किसी भी तरह का हो सकता है। वो आया 10 मिनट हो गए नहीं तो 6:30 का मैंने कहा था ना पहले ही, आप ही क्या था। बहुत जल्दी है। हाँ हो गया, अच्छा जी। तो आ, ये अब आपको देख रहे हैं, तो डिस्टर्बेंस हैंडल में आपको एडजस्ट करना होता है। ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, तो भैया आप ट्रेंड चेंज हो रहे हैं तो आपको भी चेंज करना पड़ेगा। अब ट्रेंड चेंज हो रहा है कि मोबाइल जो है, लोग अब मोबाइल ही पूरी दुनिया है, बड़ी स्क्रीन होनी चाहिए, आपका कैमरे की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो अब हर जो फोन बनाने वाली कंपनी है वो यही काम कर रही है। तो ये ज़रूरी है क्योंकि अब जो आपका मोबाइल फ़ोन है वो खाली ये नहीं है कि वो एक कॉल करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसमें पूरी दुनिया है, और उसको आप एज अ कैमरा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और इसी वजह से जो डिजिटल कैमरा आए थे उनकी जो लाइफ साइकिल थी वो बहुत ही छोटी थी, आए और कब गए पता ही नहीं चला। वो जो आपके छोटे कैमरे थे जिससे आप आसानी से पिक्चर ले लेते थे और देख भी लेते थे। मैं जो दूसरे कैमराज हैं डिजिटल उनकी बात नहीं कर रहा, जैसे कैनन का हो गया। अच्छा, तो जो डीएसएलआर कैमराज होते हैं वो तो चलो उनकी तो बहुत ही हाई क्वालिटी, किसी ने पिक्चर्स लेनी है, कोई प्रोफेशनल फोटोग्राफर है तो वो और बात है, अदरवाइज वो हम नहीं चल रहे। तो तो अब डिमांड अब तो नए वाले की डिमांड है मार्केट में, बट पिछले वाला तो खत्म हो गया। खत्म हो गई है। तो अब मेरे पास पड़ा हुआ डिजिटल कैमरा उधर आदमी पड़ा रहता है, क्यों भाई? मोबाइल है, मोबाइल में अच्छा कैमरा है तो जरूरत ही नहीं पड़ती। अब बंदा कह रहा है यार मोबाइल तो कैरी करके लेके जाना ही है, तो वो अब कैमरा भी कैरी करके लेके जाए, क्यों लेके जाए भाई? मोबाइल काफी है। तो अब वो वहां पे डिस्टर्बेंस हैंडलर आया और वो उनसे हैंडल नहीं हो सका, ऑफ कोर्स हो भी नहीं सकता था क्योंकि अब कैमरे को मोबाइल तो नहीं बना सकते थे। तो बाद का डिस्टर्बेंस हैंडलर ऐसे आता है कि जिसको आप मैनेज कर ही नहीं सकते, और आपको या तो बिजनेस ही चेंज करना पड़ जाएगा, और समटाइम ऐसे होता है कि आप डिस्टर्बेंस हैंडलर को देखकर एडजस्ट करते हैं अपने आप को, और फिर कुछ बेहतर प्रोडक्ट की इम्प्रूव, क्वालिटी हाँ, इम्प्रूव क्वालिटी को इम्प्रूव करके आप उस डिस्टर्बेंस को कम कर सकते हैं। अच्छा, तो अब जैसे लोग जो है ना, अब महंगाई बहुत हो रही है, लोग गरीब हो रहे हैं, लोगों की परचेजिंग पावर कम हो गई, तो भाई फिर आपको लो कॉस्ट आइटम निकालने पड़ेंगे क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर नहीं रही। अगर आप उसी महंगे ही बेचेंगे तो लोग नहीं लेंगे क्योंकि उनके पास परचेजिंग पावर नहीं है। मैं किसी एक खास पॉइंट की बात कर रहा हूँ, कोई डिजास्टर सिचुएशन आ गई है इकोनॉमी में, कोई फ्लड आ गया, कोई अर्थक्वेक आ गया,
कोई भी ऐसी चीज हो सकती है। ओके, ऑल राइट। तो डिस्टर्बेंस हैंडलर का मैंने आपको बताया वही। तो इस तरह अगर लोगों का इनकम लेवल कम हो गया है, कोई फ्लड या अर्थक्वेक आ गया है, तो अब लोगों के पास इतनी इनकम नहीं है, क्योंकि नौकरी नहीं है, तो आपको फिर अपनी क्वालिटी को लो करना पड़ेगा, ताकि लोग एटलीस्ट खरीद सके और आपकी सेल्स होती रहे, वरना नहीं होगी। तो ये सब डिस्टर्बेंस हैंडलर में ही आ रहा है। या गवर्नमेंट ने, कोई नई गवर्नमेंट आई है, उसने टैक्सेस लगा दिए हैं, और टैक्सेस लगाने से आपकी चीज़ ज़्यादा महंगी हो गई है, तो आपको कीमत कम करनी पड़ेगी, अदरवाइज या आपकी फिर चीज़ सर बिकनी नहीं। कीमत उतनी रखे, क्वांटिटी को कम करने लग जाते कम हैं। कर दे, लेकिन अगर लोग बाय करें तब ना। अगर तो लोग बाय करेंगे तब, अगर टैक्स लग गया और चीज़ महंगी हो गई है, तो या तो आपको कीमत कम करनी पड़ेगी, या फिर आपको क्वालिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी, जनाब कीमत ज़्यादा हो गई है और आपके पास पैसे कम आएंगे, क्योंकि टैक्स तो गवर्नमेंट को देना ही देना है आपको। तो फिर ये आपको मैनेज करना पड़ेगा वहां पर। लाइक चॉकलेट ब्रांड होते हैं, तो वो कंपेयर टू लाइक ओल्ड जो उनके प्रोडक्ट्स होते थे, अब वो प्राइस उतनी है पर वो क्वांटिटी कम करते जाते हाँ, हैं। ये भी एक तरीका है कि प्राइस वही रख दी, क्वांटिटी कम कर दी, उससे उनकी कॉस्ट कम हो जाएगी, और वो जो टैक्स देना है गवर्नमेंट को वो आसानी से पे कर रहे हैं, और उनको प्रॉब्लम नहीं हो रहा। बिल्कुल, ये तो इसका मतलब है डिस्टर्बेंस हैंडलर में कोई भी फैक्टर्स जो कि चेंज हो रहे हैं, बिजनेस को उसके हिसाब से एडजस्ट करना होता है, और उसके लिए मैनेजर का इंपॉर्टेंट रोल है कि वो पहले तो फोरसी करे कि ये चेंजेस आ रही हैं एनवायरनमेंट में, लोगों की इनकम बढ़ रही है या कम हो रही है, या गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज आ रही हैं या कंपटीशन बढ़ रहा है, तो उसके हिसाब से फिर एडजस्ट करे, और ताकि बिजनेस जो है ना वो सरवाइव कर सके उन टफ कंडीशन में भी। तो ये इसमें आ रहा है। अच्छा, फिर रिसोर्स एलोकेटर की अगर मैं बात करूं, तो ये भी काम है कि रिसोर्सेज कहाँ लगाने हैं, हमने बात की थी ये। और अगर देखा जाए तो ये ऊपर हमने पढ़ा हुआ है ये, कि एलोकेशन जो रिसोर्सेज की होती है, जिसे कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज, हेनरी फ्योल में हमने पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशन। तो वो यही वाला था, मैं रिसोर्स एलोकेटर। तो बजट देखकर, क्योंकि जब भी आपको बिजनेस एक्टिविटी करने लगते हैं या रिसोर्सेज का को प्लान करने लगते हैं, तो आपको एक बजट दिया जाता है कि इतने पैसे हैं, इसके अंदर रहकर आपने प्लानिंग करनी है। तो मैनेजर का काम है कि उस अपने बजट को देखकर प्लान करे कि रिसोर्सेज का इस्तेमाल कैसे करना है, और कौन कौन से रिसोर्सेज का हमने इस्तेमाल करना है, और इस तरह इस्तेमाल करना है कि उनका बेस्ट यूज भी हो, बिजनेस को मैक्सिमम बेनिफिट भी हो जाए, और बजट से बाहर भी आपके एक्सपेंसेस ना जाएं। तो ये रिसोर्स एलोकेटर आ गया। निगोशिएटर लास्ट आ गया। ये है कि बाज़ औक़ात ये होता है कि आपके कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। अब वो कस्टमर्स और बिजनेस के दरमियान भी हो सकते हैं, सप्लायर और बिजनेस के दरमियान भी हो सकते हैं, वर्कर्स और बिजनेस के दरमियान भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट और बिजनेस के दरमियान भी हो सकते हैं। तो वहां पर मैनेजर को रोल प्ले करना है निगोशिएटर का। निगोशिएट करने का मतलब क्या है कि आपने उस इशू को रिजॉल्व करना है, और नेगोशिएशन यही होती है कि यार सेटलमेंट, आसान लफ्जों में सेटलमेंट ले करना, कि थोड़ा सा खुद कॉम्प्रोमाइज करना, थोड़ा सा अगली पार्टी को कहना जनाब आप कर लें। पर्टिकुलरली जैसे मैं अगर वर्कर्स की बात करता हूँ, मैंने जैसे यहाँ लिखा है ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन एक बॉडी होती है जिसमें वर्कर्स होते हैं, और वो वर्कर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। तो अगर ट्रेड यूनियन बाद का किसी वजह से अगर एनॉय हुई और कॉन्फ्लिक्ट आ गया, और वो वर्कर तो कह रही काम ना करें, तो वहाँ मैनेजर को, अब यहाँ पता कौन सा मैनेजर आएगा? HR मैनेजर। वो वर्कर से, ट्रेड यूनियन से कम्युनिकेट करेगा और कहेगा ठीक है जी, आपके जो इश्यूज हैं हम इनको एड्रेस करते हैं, और वर्कर से भी कहें कि वो अपने काम को अच्छे तरीके से परफॉर्म करें, और इस तरह करके कोई सेटलमेंट की जा सकती है। तो इसी तरह कोई इशू जो है वो सप्लायर के साथ भी आ सकता है। सप्लायर कह रहा है आपकी पेमेंट नहीं आई, हम आपको सामान नहीं देंगे, या आप कह रहे हैं कि आपका सामान जो आया था अब तो मार्क नहीं था, मतलब कोई भी इशू आ सकता है, और आपको फिर उस इशू को रिजॉल्व करना है, और यू विल एक्ट एज अ नेगोशिएटर इन दैट केस। तो मैनेजर ये काम करेगा। अच्छा जी, तो यहाँ तक आई होप कि कोई क्वेश्चन नहीं है। हमने मिन्सबर्ग के भी 10 मैनेजमेंट रोल्स पढ़ लिए हैं, ठीक है ना जी। कोई क्वेश्चन है तो आप बता दो, आपका कोई क्वेश्चन है जवेरिया तो आप बता दो। हेलो, कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, प्रॉब्लम कोई भी नहीं है, क्लियर हो गया सारा। और मैं इसलिए बता रहा हूँ डिटेल में, क्योंकि मैंने आपको जब क्वेश्चन देने हैं, तो मैं क्वेश्चन तो जरूर समझाऊंगा, लेकिन मैं आपको फिर आंसर नहीं बताऊंगा। ये बात आपने याद रखनी है।